नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम की सामान्य हिंदी कैप्सूल, जो व्याकरण और साहित्य दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, ईएमआरएस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। साथियों, हमारी पहली क्लास में हम लोगों ने ध्वनि, हिंदी वर्णमाला और वर्णक्रम से संबंधित प्रश्नों को देखा था, जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए थे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरी महत्वपूर्ण क्लास, हिंदी भाषा एवं बोलियों से संबंधित, तो जिसमें हम देखेंगे पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिएगा। ठीक है साथियों, आज की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बिहारी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो मागधी भाषा से। रिक्त स्थान भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। कौन सी भाषा? बांग्रू भाषा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई है। फिर अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की आदिम जनजाति अरुणाचल प्रदेश की आदिम जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? तो आदि भाषा बोलती है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम कौसली था। नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अंगामी बोली जाती है। हिंदी के उद्भव के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा अनुक्रम? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं? तो 7 भेद माने हैं। फिर अगला प्रश्न है, गंगानगर, हनुमानगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बांगड़ी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न, त्रिपुरी भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो कोक बोरोक है। त्रिपुरा में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है? तो बंगाली भाषा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में किस कोटि के शब्दों का बाहुल्य है? तो तद्भव। तद्भव कोटि के शब्दों का बाहुल्य है। अगला प्रश्न, सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश का संबंध किससे है? तो गुजरात से है। प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश कहा जाता है? तो तीसरी अवस्था को अपभ्रंश कहा जाता है। प्राकृत की तीसरी अवस्था को अपभ्रंश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में उत्पन्न भाषा है। कौन सी भाषा है मारवाड़ क्षेत्र से? तो मारवाड़ी है। गोवा की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? कोंकणी है। लूसी भाषा कहाँ बोली जाती है? मिजोरम में। अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू है? तो अपभ्रंश के भेद, ये विवादित पहलू है। अगला है, रिक्त स्थान स्वरयुग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। तो अ, औ स्वरयुग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। अगला देख लेते हैं अगले पेज पर। संसार की भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषाओं में मिलते हैं। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलते हैं? तो ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषाओं में मिलते हैं। साथियों, आप अपने अनुसार पेज को जूम कर लीजिएगा। अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा करने के लिए पेज को जूम कर लीजिएगा। और अगर चाहें तो आप स्पीड बढ़ा करके भी आसानी से सुन सकते हैं। स्पीड बढ़ा के आसानी से सुन सकते हो, जूम करके पेज को बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ भाषा की सहोदर भाषाएं तो बघेली और अवधी हैं। छत्तीसगढ़ भाषा की सहोदर भाषाएं बघेली और अवधी हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात की स्थानीय भाषा गुजराती संस्कृत और प्राकृत भाषा से निर्मित हुई है। गुजरात की स्थानीय भाषा गुजराती संस्कृत और प्राकृत भाषा से निर्मित हुई है। अगला प्रश्न, बुंदेली हिंदी की एक बोली है। तो पवारी और राठौरी है क्या? उपबोली है ये। ब्राचीण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। ब्राचड़ अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो सिंधी भाषा का विकास हुआ है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश बोली से माना जाता है? तो ब्राचड़ अपभ्रंश बोली से माना जाता है सिंधी भाषा का विकास। पहले प्रश्न क्या था कि ब्राचड़ अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो सिंधी भाषा का विकास हुआ है। फिर अगला प्रश्न क्या है, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश बोली से माना गया है? तो ब्राचड़ अपभ्रंश बोली से माना गया। देखिए ये सारे प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए, ये देखिएगा आप। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी दोबारा आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आप पूरी क्लास को सुनिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश बोली से माना गया है। बोली किसकी इकाई है? तो भाषा की छोटी इकाई है। बोली किसकी इकाई है? भाषा की छोटी इकाई है। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। अगला प्रश्न, आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो शीशा और दर्पण कहते हैं। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो आवश्यकता से ज्यादा। औचट माने क्या होता है? आवश्यकता से ज्यादा। खड़ी बोली में कहते हैं आवश्यकता से ज्यादा औचट को। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा की परिभाषा बताना था, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है।
अगला प्रश्न है भाषा के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अगला प्रश्न, ईर्खा को खड़ी बोली में कहते हैं, तो देखिए ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्ष्या कहते हैं। अंधियार को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो अंधेरा कहते हैं। ये किसका कथन है कि कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है? तो ध्यान देंगे ये कथन किसका है कि कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न, पारिभाषिक शब्द वे हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हैं। ये क्या है? पारिभाषिक शब्द हैं। क्या है? जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न, औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? देखिए फिर से पूछा गया है, औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो जोरदार कहते हैं। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो जोरदार कहते हैं। अगला प्रश्न, औते रहिगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो आते ही रहे, खड़ी बोली में कहते हैं आते ही रहे। अगला प्रश्न, अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो अंकुरित होना। अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अंकुरित होना। फिर अगला प्रश्न है, अघान को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो जिसका पेट भरा हो उसको कहेंगे अघान, खड़ी बोली में कहेंगे जिसका पेट भरा हो। ठीक है। अगला प्रश्न, भाषा संकेतात्मक है, अर्थात इसमें जो ध्वनियां उच्चरित होती हैं उनका किसी वस्तु या कार्य से संबंध होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अवसर को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो अवसर कहते हैं। देखिए अवसर को क्या कहेंगे? अवसर कहेंगे। अगला प्रश्न, अतिरिक्त अनुदान पारिभाषिक शब्द क्षेत्र में बोला जाता है। अतिरिक्त अनुदान पारिभाषिक शब्द क्षेत्र में क्या बोला जाता है? तो वाणिज्य बोला जाता है। अतिरिक्त अनुदान को वाणिज्य बोला जाता है। अगला प्रश्न, अजूयय को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो आज ही। अजूयय को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आज ही। फिर आगे है, रिक्त स्थान में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती। किसमें? विभाषा में। विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं। फिर अगला प्रश्न है कि हौन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? हौन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो वहां कहते हैं। हौन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? वहां कहते हैं। हिकमत को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो हींग बेचने वाला। देखिए हिकमत को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? हींग बेचने वाला। अगला प्रश्न, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा कैसा है? तो विस्तृत होता है। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। विभाषा एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। तो देखिए रिक्त स्थान दिया है ना, वहां पे 4 ऑप्शन रहेगा आपके एग्जाम में, यहाँ पे सिर्फ आंसर दे दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि आंसर क्या है यहाँ पे। तो विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है और विभाषा एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह कौन सी भाषा है जिसे संघ अथवा कोई राज्य अथवा सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए स्वीकार करती है? तो वो राजभाषा है। अगला प्रश्न, बघेली किस प्रदेश की बोली है? तो मध्य प्रदेश की। बघेली किस प्रदेश की बोली है? तो मध्य प्रदेश की। पूर्वी हिंदी की बोली है। तो अवधि क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न, भाषा एक व्यवस्था है जिसके अपने नियम होते हैं। भाषा एक व्यवस्था है जिसके अपने नियम होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूहों और घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? तो बोली कहते हैं। भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूहों और घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अगला देख लेते हैं पेज। अवसर को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो उत्सव, मांगलिक कार्य और आयोजन कहते हैं। अवसर को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? उत्सव, मांगलिक कार्य और आयोजन कहते हैं। अगला प्रश्न, पश्चिमी क्षेत्र की बोलियां कौन सी हैं? तो कन्नौजी और बुंदेली हैं। पश्चिमी क्षेत्र की बोलियां कौन सी हैं? तो कन्नौजी और बुंदेली है। अगला प्रश्न, ऐठब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ऐठब को तो झटका मारकर लूटना या फिर धोखा देकर ले लेना। झटका मारकर लूटना कहते हैं और धोखा देकर ले लेना भी कहते हैं। किसको? ऐठब को। अगला प्रश्न, इनमें से एक पूर्वी हिंदी की बोली है। तो पूर्वी हिंदी की बोली क्या है? बघेली। वहां पे 4 ऑप्शन होगा जिसमें जिसमें से आंसर सिर्फ एक बघेली होगा, बाकी तीनों किसी और से होगा, किसी और प्रश्न से होगा। ठीक है। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत बघेली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गायकों की मनोवस्था दर्शाती बघेलखंड की गायकी की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियां हैं। क्या है? बिहरा और विदेशिया। गायकों की मनोवस्था दर्शाती बघेलखंड की गायकी की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियां हैं। वो क्या हैं? जैसे बिरहा होता है, यहाँ पे बिहरा लिखा है और विदेशिया लिखा है। फिर अगला देख लेते हैं, हो सकता है बिहरा हो या फिर बिरहा हो। ठीक है, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। आगे देखते हैं, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। तो मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये क्या है? बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक कहा है। तो किसने कहा है? नामवर सिंह ने। इस पे ध्यान देंगे इस कथन पे कि दक्षिणी अपभ्रंश को, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक किसने कहा है? दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार
एवं अवैज्ञानिक किसने कहा है, तो नामवर सिंह ने। देखिए ये कहाँ पूछा गया है, देखिए यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर की परीक्षा में ये पूछा गया है और ये एक अच्छी लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे कि दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक कहा है, तो नामवर सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न है, मध्य देशी या सौर सैनी अपभ्रंश को उस समय की उपभाषा माना गया है। मध्य देशी या सौर सैनी अपभ्रंश को उस समय की उपभाषा माना गया है। कानपुर में बहुसंख्यक लोग, अगला प्रश्न है ये, कानपुर में बहुसंख्यक लोग रिक्त स्थान भाषा बोलते हैं हिंदी और कन्नौजी, तो कानपुर में बहुसंख्यक लोग हिंदी और कन्नौजी भाषा बोलते हैं। कानपुर में बहुसंख्यक लोग हिंदी और कन्नौजी भाषा बोलते हैं। अगला है, रिक्त स्थान व्यंजन अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है, तो यहाँ पे देखिए स है, कौन सा स है, षटकोण वाला सा, तो ये वाला जो सा है ये व्यंजन अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी भाषा का रूप है, कैसा है रूप, तो हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप है। हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो कैसा है, हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य बताना है। वहां पे 3 सही होगा, 1 गलत होगा, तो जो गलत है वो आंसर यहाँ दिया हुआ है कि अपभ्रंश भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में ये जो लिखा है कि कारकों के रूप में अधिक हो गए हैं, कारकों के रूप में अधिक हो गए थे, ये वाला गलत होगा वहां पे, बाकी जो 3 होगा वहां ऑप्शन में वो सही रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संस्कृत भाषा बोली जाती है कहाँ, मत्तूर गांव और झीरी गांव में। भारत में जो संस्कृत भाषा बोली जाती है तो वो संस्कृत भाषा कहाँ बोली जाती है, मत्तूर गांव और झीरी गांव में संस्कृत भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न, शौरसेनी अपभ्रंश से उपभाषा का विकास हुआ है, किस उपभाषा का विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से, तो राजस्थानी। शौरसेनी अपभ्रंश से उपभाषा का विकास हुआ है, तो किसका, राजस्थानी भाषा का। अगला प्रश्न है, भाषा को प्रथम प्राकृत कहा जाता है, किस भाषा को प्रथम प्राकृत कहा जाता है, तो पाली को कहा जाता है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो तत्सम होता है। ठीक है, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, तत्सम है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है, तत्सम है। अगला प्रश्न, मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप क्या है, मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप क्या है, तो अपभ्रंश है। संस्कृत के ऋण शब्द का पाली में क्या रूप मिलता है, तो इना मिलता है। संस्कृत के ऋण शब्द का पाली में क्या रूप मिलता है, तो इना रूप मिलता है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है, तो अवहट्ट है। अगला प्रश्न, भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया था। देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया, तो चंड ने किया। फिर अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण मिलते हैं, अपभ्रंश भाषा के जो प्राचीनतम उदाहरण मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र में। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण जो मिलते हैं वो भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख है। प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है, तो 3 भेदों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर तगारे के अनुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं, तो देखिए इनके अनुसार भी 3 भेद हैं। प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के 3 भेदों का उल्लेख मिलता है और डॉक्टर तगारे के अनुसार भी अपभ्रंश के 3 भेद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पैशाची भाषा वह प्राकृत भाषा है जो प्राचीन समय में भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर प्रदेश में बोली जाती थी। ठीक है, पैशाची भाषा वह प्राकृत भाषा है जो प्राचीन समय में भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर प्रदेश में बोली जाती थी। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है, तो देव भाषा है। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम देव भाषा है। अगला प्रश्न है, बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है। बोडो भाषा, तो ये असम राज्य में बोली जाती है। बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है, तो असम में बोली जाती है। फिर अगला प्रश्न है कि व्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया। व्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया, तो संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में किया। फिर से सुनिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, तो संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में किया है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर पूछा भी गया है एग्जाम में। देखते हैं, ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, ये देखिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज की हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट्ट के नाम से अभिहित किया है। इस अवहट्ट के उद्भव का सही क्रम क्या है, तो देखिए क्रम बताना है, तो क्या है, सबसे पहले संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, उसके बाद अपभ्रंश है और उसके बाद अवहट्ट है।
ठीक है, तो ये क्रम ध्यान रखेंगे, अक्सर कर परीक्षा में क्रम भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो देखिए पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इतिहास है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इतिहास है। अगला प्रश्न, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम। अब देखिए फिर से क्रम आ गया ना, क्रम पूछे जाते हैं अक्सर कर एग्जाम में। क्या है? वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम क्या है? तो देखिए क्रम क्या है? सबसे पहले वैदिक संस्कृत है, उसके बाद लौकिक संस्कृत है, उसके बाद पाली प्राकृत और अपभ्रंश है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां कौन सी हैं? तो ब्रज, अवधी और कन्नौजी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां हैं, ब्रज, अवधी और कन्नौजी। अगला प्रश्न, लोधांती बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? लोधांती किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये जो लोधांती है ये बुंदेली भाषा के अंतर्गत आती है। लोधांती किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो बुंदेली की, आंसर हो जाएगा बुंदेली। अगला प्रश्न है, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। फिर अगला पेज देख लेते हैं कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो 5 है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है। अगला प्रश्न, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो पश्चिमी हिंदी की। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है, क्या बोली जाती है? कन्नौजी। कन्नौजी कैसे बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी हिंदी कहते हैं। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी कहते हैं। वह बोली जिसमें ने पर सर्ग लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ने पर सर्ग लगाया जाता है। तो देखिए वह बोली जिसमें ने पर सर्ग लगाया जाता है तो वो क्या है? खड़ी बोली है। ने पर सर्ग लगाया जाता है किसमें? खड़ी बोली में। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से। फिर अगला प्रश्न है, खड़ी बोली निकली है किससे निकली है? पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा है? भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा है तो क्या है भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा? हिंदी है। अगला प्रश्न, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या दहलवी से वह हिंदी जिसका विकास हुआ है? तो वो मानक हिंदी है। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या दहलवी से वह हिंदी जिसका विकास हुआ, तो वो किसका विकास हुआ? तो मानक हिंदी का विकास हुआ। मानक हिंदी का विकास हुआ है किससे? खड़ी बोली हिंदी से। मानक हिंदी का विकास किससे हुआ है? खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम पढ़ने की वजह क्या थी? क्या वजह थी खड़ी बोली नाम पढ़ने की? तो इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता था। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम पढ़ने की वजह क्या थी? तो वजह थी कि इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता था। ठीक है, अगला प्रश्न, दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली देखिए कहाँ का बोला जाती है, सॉरी बोली जाती है, खड़ी बोली कहाँ का बोली जाती है? तो दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है? मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, ठीक है, आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न, बांगरू उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी है। बांगरू उपभाषा वर्ग की बोली है तो पश्चिमी हिंदी है। बांगरू भाषा ज्यादातर कहाँ बोली जाती है? तो हरियाणा में बोली जाती है। बांगरू भाषा ज्यादातर कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। देखिए बांगरू से दो प्रश्न बना है, एक तो पूछा गया कि बांगरू उपभाषा वर्ग की बोली क्या है? तो पश्चिमी हिंदी है। बांगरू भाषा ज्यादातर कहाँ बोली जाती है? तो हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों में प्रमुख स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों में भी प्रमुख स्थान किसका है? तो कन्नौजी का है। कौरवी बोली को क्या कहते हैं? तो खड़ी बोली कहते हैं। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है कन्नौजी बोली मुख्य रूप से? तो फर्रुखाबाद में। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से बोली जाती है कहाँ? फर्रुखाबाद में। अगला प्रश्न, अवधि शब्द का अर्थ क्या है? तो अवध की भाषा है। अवधि शब्द का अर्थ है अवध की भाषा। अवधि उपभाषा वर्ग की बोली है। किस उपभाषा वर्ग की बोली है अवधि? पूर्वी हिंदी की। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की। अगला प्रश्न, बघेली बोली का क्षेत्र है, तो क्षेत्र क्या है बघेली बोली का? रीवा है। बघेली बोली का क्षेत्र क्या है? रीवा है।
बघेली बोली का संबंध किससे है? तो पूर्वी हिंदी से है। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से। छत्तीसगढ़ी भाषा की बोली तो पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी भाषा की बोली है तो पूर्वी हिंदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह बोली जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो मेवाती आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो ढूंढाड़ी है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ढूंढाड़ी है। अगला प्रश्न, हड़ौती बोली है। हड़ौती बोली कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। हड़ौती बोली है कहाँ की? पूर्वी राजस्थान की। अगला प्रश्न, ढूंढाड़ी बोली है तो ये कहाँ की है? ये भी पूर्वी राजस्थान की है। देखिए, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ढूंढाड़ी है। और ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? तो पूर्वी राजस्थान की है। दो प्रकार से प्रश्न बनाया हुआ है, ठीक है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ढूंढाड़ी है। और ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? तो पूर्वी राजस्थान की है। और हाड़ौती भी पूर्वी राजस्थान की है। अगला देखते हैं, पहाड़ी बोली है। तो पहाड़ी बोली कहाँ की है? मंडियाली की। पहाड़ी बोली है मंडियाली। तो पहाड़ी बोली क्या है? मंडियाली है। अगला है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली क्या है? तो भोजपुरी है। गाजीपुर की प्रमुख बोली क्या है? भोजपुरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी हिंदी की बोली का नाम। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है क्या है? मगही है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो मगही है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की विख्यात बोलियों की संख्या कितनी है? तो 8 है। हिंदी भाषा की विख्यात बोलियों की संख्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो संख्या 8 है। हिंदी भाषा की विख्यात बोलियों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। देखिए साथियों, कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए पूरी क्लास आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और किसी कॉपी में नोट भी करते चलिएगा जो आपके अनुसार कठिन होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग अब। भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ? तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ? 1500 ईसा पूर्व के आसपास। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहाँ पूछा गया है, ये कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में पूछा गया है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। तो किसने सुझाया था? राजा राममोहन राय ने। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? राजा राममोहन राय ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई। तो कब की गई? 14 सितंबर 1949 को। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? द्रविड़ भाषा परिवार से। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो कोंकणी है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा क्या है? तो पाली है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा क्या है? तो पाली है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, वह बोली अथवा भाषा जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो तेलुगु नहीं आती है। वह बोली अथवा भाषा जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो तेलुगु नहीं आती है। भारतवर्ष में हिंदी का वर्ग है। तो क्या है भारतवर्ष में हिंदी का वर्ग? राजभाषा है। भारतवर्ष में हिंदी का वर्ग है राजभाषा। अगला प्रश्न, संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो किस अनुच्छेद में है ये बात? तो अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कितनी बार पूछा गया है, देखिए कितनी ही बार पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान रखेंगे कि संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो अनुच्छेद 343। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रजबुली नाम से जाना जाता है किसे? पुरानी बंगला को। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है क्या? पुरानी बंगला जानी जाती है ब्रजबुली के नाम से। मानक हिंदी से तात्पर्य है तो आदर्श के रूप में हिंदी का आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। मानक हिंदी से तात्पर्य क्या है? तो आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। अगला प्रश्न है, प्राकृत भाषा है तो किसकी है प्राकृत भाषा? जैनियों की। जैनियों की भाषा कैसी होती है? तो प्राकृत भाषा होती है। अगला प्रश्न, वह क्षेत्र जिसकी बोली को काशिका कहा गया है। तो वाराणसी। वह क्षेत्र जिसकी बोली को काशिका कहा गया है। तो वाराणसी। देखिए वाराणसी का एक नाम काशी भी है, बस उसी से आप रिलेट भी कर सकते हैं कि काशिका है ना। वह क्षेत्र जिसकी बोली को काशिका कहा गया है। तो वाराणसी। अगला प्रश्न है, बिहारी बंगला उड़िया असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो मागधी से हुआ है। बिहारी बंगला उड़िया असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो मागधी से हुआ है। अगला प्रश्न, भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द के प्रयोग का प्रारंभ कब हुआ? देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द के प्रयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी में हुआ। फिर अगला प्रश्न है, भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? तो मानक भाषा कहते हैं।
भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को मानक भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए किसने सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने। फिर से देखिए इस प्रश्न को कि स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, राजभाषा से अभिप्राय है, तो क्या है? सरकारी कार्यालयों की भाषा। राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों की भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? फिर से प्रश्न देखिएगा कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की थी? तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की थी। ठीक है, देखिए ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है? झारखंड पीजीटी में पूछा गया है और यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज में भी पूछा गया है। ठीक है, क्या है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का वह प्रांत जहां कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो महाराष्ट्र तथा गोवा, यहाँ पर कोंकणी बोली जाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो बोली कहा जाता है। क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान है, उसे क्या कहेंगे? जिसमें पुरानी हिंदी भी हो, उर्दू भी हो और अंग्रेजी भी हो, इन तीनों भाषाओं का मिश्रण हो, तो उसको कहेंगे हिंदुस्तानी भाषा। अगला प्रश्न है, राघड़ी बोली। राघड़ी बोली बोली जाती है तो कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है। राघड़ी बोली बोली जाती है तो हरियाणा में बोली जाती है। अगला प्रश्न, द्रविड़ परिवार की भाषा थी, क्या थी भाषा द्रविड़ परिवार की? तो कन्नड़ है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत है। अगला प्रश्न, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। तो देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है कि लौकिक संस्कृत, रिक्त स्थान में क्या होगा? पाली और फिर रिक्त स्थान है तो प्राकृत। लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कालावधि थी, तो क्या थी? 1000 ईस्वी से अब तक। ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात हो रही है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जो कालावधि है वो क्या है? 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक। अगला देख लेते हैं, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा क्या है? तो अपभ्रंश है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा क्या है? अपभ्रंश है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू है। देखिए ये भी प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा किसे कहा गया है? तो उर्दू को कहा गया है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे, द्वितीय राजभाषा उर्दू है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है किससे? अपभ्रंश से। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में भाषा का प्रयोग होता है, तो किस भाषा का प्रयोग होता है राजकीय कार्यों में? हिंदी भाषा का। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो हिंदी भाषा का होता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, अब ये कहाँ से जनगणना हो रही है? 2001 से। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बंगाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संपर्क भाषा क्या है? तो हिंदी है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? तो अनुच्छेद 343 में। देखिए, ठीक है, देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? तो अनुच्छेद 343 एक में। अनुच्छेद 343 एक में। ये भी ध्यान रखेंगे कि संख्या क्या है? 343 के बाद एक है। अगला प्रश्न है, बंगाली किस भाषा परिवार की भाषा है? बंगाली किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आर्य भाषा परिवार की भाषा है। बंगाली आर्य भाषा परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत का विकास किससे हुआ है? तो वैदिक संस्कृत से हुआ है। लौकिक संस्कृत का विकास किससे हुआ है? तो वैदिक संस्कृत से हुआ है। अगला प्रश्न है, माना जाता है कि उत्तर भारत की अधिकतर भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? तो संस्कृत है। माना जाता है कि उत्तर भारत की अधिकतर भाषाओं का जो मूल स्रोत है वो क्या है? संस्कृत है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी कैसी बोली है? तो ये पहाड़ी बोली है। कुमाऊनी कैसी बोली है? पहाड़ी बोली है।
हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है तो भारोपी आती है, हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत भारोपी आती है। भारत में भाषा परिवार की संख्या कितनी है तो 5 है, भारत में भाषा परिवार की संख्या 5 है। वह राज्य जहाँ मैथिली भाषा ज़्यादा बोली जाती है, मैथिली भाषा ज़्यादा बोली जाती है कहाँ? बिहार राज्य में। मैथिली भाषा ज़्यादा बोली जाती है बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा आर्य परिवार की भाषा है। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है तो आर्य परिवार की भाषा है। अपभ्रंश भाषा आर्य परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न द्रविड़ भाषा है तो तेलुगु कैसी भाषा है? द्रविड़ भाषा है। तेलुगु कैसी भाषा है? द्रविड़ भाषा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के वे जिले जहाँ कन्नौजी भाषा बोली जाती है। अब देखिए कन्नौजी कहाँ कहाँ बोला जाता है? हरदोई में, कन्नौज में, औरैया में, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, पीलीभीत, इतनी जगह पर कन्नौजी बोली जाती है। कहाँ कहाँ? हरदोई, कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर और पीलीभीत में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बघेली का प्रमुख क्षेत्र क्या है तो मिर्जापुर है। बघेली का प्रमुख क्षेत्र है तो मिर्जापुर है। अगला प्रश्न द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी है तो तुलु है। द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषा है तुलु है। अगला प्रश्न मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है तो मागधी से। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है तो मागधी से। लहंदा का विकास किससे हुआ है तो पैशाची अपभ्रंश से। लहंदा का विकास किससे हुआ है? पैशाची अपभ्रंश से। अगला प्रश्न सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ है तो ब्राह्मण अपभ्रंश से। ध्यान रखेंगे लहंदा का विकास पैशाची अपभ्रंश से और सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से। अगला प्रश्न प्राकृत भाषा है तो आर्य परिवार। प्राकृत भाषा है किसकी? आर्य परिवार की। प्राकृत भाषा है आर्य परिवार। अगला देखते हैं पाली भाषा का अन्य एक नाम है। क्या है पाली भाषा का अन्य एक नाम तो मागधी है। पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? मागधी है। वह भाषा जो भारोपी भाषा परिवार की शाखा है तो क्या है? आर्मीनी। आर्मीनी किसकी शाखा है तो भारोपी भाषा परिवार की शाखा है आर्मीनी। संस्कृत परिवार की भाषा क्या है तो आर्य है। भारोपी भाषा परिवार की शाखा आर्मीनी है और संस्कृत परिवार की भाषा है आर्य। मगही भाषा सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती है तो बिहार में बोली जाती है। मगही भाषा सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती है तो बिहार में बोली जाती है। बनाफरी बोली की उपबोली है तो बुंदेली। बुंदेला लिखा है यहाँ पे, बुंदेली होता है ना वैसे, लेकिन यहाँ पे बुंदेला लिखा है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो या फिर हो सकता है बुंदेली वहाँ पे बुंदेला भी बोला जाता होगा ऐसे करके, तो ध्यान रखेंगे। तो बनाफरी बोली की उपबोली है तो बुंदेली है। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है तो कच्चायन है। पाली भाषा के, यहाँ ध्यान रखना है किस भाषा की बात हो रही है? पाली भाषा की। तो पाली भाषा के सर्वप्रथम जो व्याकरण है वो है कच्चायन। निबट्टा उपबोली है कहाँ की? बघेली की। निबट्टा उपबोली है किसकी? बघेली की। निबट्टा उपबोली है बघेली की। हिंदी भाषा का आरंभ हुआ कब से? 1000 ईस्वी से। हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी से हुआ। अगला प्रश्न वह विद्वान जिसने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? गुलेरी ने किया पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है तो उत्तरी रूप से। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। ध्यान रखेंगे कौन सा रूप है? उत्तरी रूप है। अगला प्रश्न अपभ्रंश भाषा का समयावधि है तो अपभ्रंश भाषा की जो समयावधि है वो क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अपभ्रंश भाषा की जो समयावधि है वो क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अगला प्रश्न है बिहारी हिंदी की बोली का नाम है तो क्या है? मगही है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है तो मगही है। ट वर्ग बहुला वाली बोली है तो मालवी है। मालवी कैसी बोली है? ट वर्ग बहुला वाली बोली है। मालवी कैसी बोली है? ट वर्ग बहुला वाली बोली है। और बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है तो मगही है। ट वर्ग बहुला वाली बोली कौन सी है तो मालवी है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की भाषाएं। दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार से संबंधित हैं। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार से संबंधित है तो द्रविड़ परिवार से संबंधित है। चलिए अगला पेज देख लेते हैं। ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है तो काव्य भाषा के रूप में। फिर अगला प्रश्न है पूर्व हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्व हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है तो प्राकृत है। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है तो प्राकृत है। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा है तो बांग्ला है। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा है तो बांग्ला है। वह भाषा जिसका विकास
मागधी अपभ्रंश से हुआ है। वह भाषा जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है तो वो कौन सी भाषा है, तो मगही है। वह भाषा जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है तो वो है मगही। देखिए साथियों, कहाँ कहाँ ये सारे प्रश्न पूछे गए, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये सारे ही प्रश्न, जितने भी प्रश्न यहाँ हम पढ़ रहे हैं, ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें से कोई सा भी प्रश्न आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वह भाषा जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है तो वो है मगही। अगला प्रश्न है, उदासीन आकार बहुला बोली है तो बघेली है। उदासीन आकार बहुला बोली है तो बघेली है। अगला प्रश्न, वह भाषा जिसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। वह भाषा जिसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है तो वो है असमी। वह भाषा जिसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है तो वो है असमी। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो वैदिक संस्कृत में। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, मराठी भाषा का संबंध किससे माना जाता है, तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से माना जाता है। मराठी भाषा का संबंध किससे माना जाता है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। पूर्वी भाषा को और किस नाम से जाना जाता है, तो भोजपुरी नाम से। पूर्वी भाषा को और भी नाम से जाना जाता है, तो और किस नाम से जाना जाता है, भोजपुरी नाम से। असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो असम है। असम में असमिया बोली जाती है। वह बोली जो हिंदी की नहीं है, तो वो है मलयालम। मलयालम क्या है, हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो देखिए बुंदेली जो है वो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। बुंदेली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन में रहा होगा वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत होगा, लेकिन बुंदेली नहीं है। बुंदेली का क्षेत्र क्या है, झांसी, जालौन और दतिया। बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन और दतिया। अगला प्रश्न, मेवाती बोली है, ये कहाँ की है मेवाती बोली, तो राजस्थानी। मेवाती बोली कैसी बोली है, राजस्थानी है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप है, कैसा रूप है हिंदुस्तानी भाषा का, तो हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो है हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदी की आदि जननी तो संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो क्या है, कन्नड़ है। द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, क्या है, खड़ी बोली है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है, तो बांग्ला है। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा क्या है, बांग्ला है। वह भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो वो है मिजोरम। मिजो लिखा है, मिजोरम तो एक जगह का नाम है, तो मिजो हो सकता है। तो वह भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो मिजो। फिर आगे है, आकार बहुला बोली है, तो कौरवी है। कौरवी कैसी बोली है, आकार बहुला बोली है। कौरवी आकार बहुला बोली है। अगला प्रश्न, वह राज्य जिसकी मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है, तो असम। वह राज्य जिसकी मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है, तो वो है असम, क्योंकि असम में क्या बोला जाता है, असमिया बोला जाता है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में स्वर मौजूद थे, तो अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, तो 8। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, तो 8। अगला प्रश्न, वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो देखिए तुलु जो है ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कौन सी भाषा, तुलु। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया है, तो 15 वर्षों तक। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया है, तो 15 वर्षों तक। अगला प्रश्न, बिहारी भाषा का नामकरण किया किसने किया, ग्रियर्सन ने किया। बिहारी भाषा का नामकरण किसने किया था, ग्रियर्सन ने किया था। राजस्थान की राजभाषा है, देखिए राजस्थान की जो राजभाषा है वो हिंदी है। राजस्थान की राजभाषा क्या है, हिंदी है। गोवा की मुख्य राजभाषा क्या है, तो कोंकणी है। राजस्थान की राजभाषा हिंदी है और गोवा की मुख्य राजभाषा कोंकणी है। वह राज्य जहाँ तुलु भाषा ज्यादा बोली जाती है, तो देखिए कर्नाटक में बोली जाती है तुलु भाषा। जैसे आप सोचेंगे कि तुलु भाषा है तो तमिलनाडु में बोली जाती होगी, लेकिन देखिए वह राज्य जहाँ तुलु भाषा ज्यादा बोली जाती है वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में बोली जाती है तुलु भाषा, ज्यादा बोली जाती है। फिर आगे है, गुजरात की राजभाषा है, तो गुजराती है। अगला प्रश्न, वह साहित्य जिसका संबंध पाली भाषा से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, तो वो है बौद्ध साहित्य। वह साहित्य जिसका संबंध पाली भाषा से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध साहित्य। अगला प्रश्न, वह भाषा जिसको 92 संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया, तो वो क्या है, तमिल है। फिर से देखिएगा, वह भाषा जिसको 92 संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया, तो वो है तमिल।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें राजभाषा का प्रावधान है, तो भाग 17 है। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें राजभाषा का प्रावधान है, तो भाग 17। ठीक है। अगला प्रश्न, राजभाषा का प्रावधान है भाग 17 में। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। उल्लेखित भाषाओं की संख्या 22 है। और देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया और कितनी बार पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगले पेज पे हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, चलिए देखते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत विभाग आता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग आता है? तो राजभाषा विभाग। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग आता है? राजभाषा विभाग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं, तो देखिए 8वीं अनुसूची में मगही भी शामिल नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री समिति की अध्यक्षता करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति की। भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति की करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा, तो वो क्या है? 343। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग की बात किसमें की गई है? तो 343 में की गई है। असम की राजभाषा क्या है? तो असमिया है। अगला प्रश्न, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता करते हैं, तो कौन करता है अध्यक्षता? भारत के गृह मंत्री करते हैं। फिर से देखिए, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के गृह मंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो राजभाषा विभाग। फिर से देखते हैं, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु, ध्यान रखेंगे, हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो राजभाषा विभाग। अगला प्रश्न, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। ये 2 प्रश्न हो गया यहाँ पे राजभाषा विभाग से संबंधित। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, एक ही प्रश्न 2 बार आ गया है। एक ही प्रश्न यहाँ पे 2 बार पूछा गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? तो 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। भाट भाषा को क्या कहेंगे? भाट भाषा को क्या कहा जाता है? क्या कहा गया है? तो डिंगल। भाट भाषा को कहा गया है डिंगल भाषा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? 343 है। अगला प्रश्न है, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो भोजपुरी है। तो भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है? सूरीनाम में, मॉरिशस में और गुयाना में, यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। ध्यान रखेंगे कि विश्व हिंदी दिवस अगर पूछा जाएगा, विश्व हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ हिंदी दिवस अगर पूछा जाएगा तो 14 सितंबर हो जाएगा। दोनों की जो डेट है वो बिल्कुल अलग है और दोनों में ही थोड़ा सा अंतर है। एक जगह विश्व हिंदी दिवस की बात हुई है जो कि 10 जनवरी को है, और एक जगह सिर्फ हिंदी दिवस की बात हुई है जो कि 14 सितंबर को है। और देखिए ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? तो राजभाषा वर्ग के अंतर्गत। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? तो राजभाषा वर्ग के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रचार प्रसार और विकास की बात हो रही है, तो ये कहाँ है? अनुच्छेद 351 में है। प्रचार प्रसार और विकास की बात अनुच्छेद 351 में है। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में
प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 348 है। इसमें क्या कहा गया अनुच्छेद 348 में? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही की बात हुई है। किसमें? अनुच्छेद 348 में। अगला प्रश्न, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित हुआ तो कब हुआ था? 1967 में। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित हुआ था 1967 में, 1967 में। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में। अब यहाँ पे देखिए दक्षिण दे रहा है और यहाँ पे क्या है? चेन्नई है। ठीक है, आगे देखिए, वह भाषा जिसमें संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, वह भाषा जिसमें संस्कृत भाषा के अपभ्रंश है, तो क्या हो जाएगी संस्कृत भाषा के अपभ्रंश? पाली हो जाएगी। वह भाषा जिसमें संस्कृत भाषा के अपभ्रंश क्या है? तो पाली है। अगला प्रश्न, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। ये ध्यान रखेंगे कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेदों में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बीजी खेर हैं। अगला प्रश्न, वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो वो क्या है? सिन्हली है। कई भाषाएं नहीं शामिल हैं, तो इस पर प्रश्न बन जाता है। तो जो भी जितनी भी भाषाएं शामिल नहीं की गई हैं, एक ऑप्शन में वो रहेगा और बाकी जो शामिल है वो बाकी के 3 ऑप्शन में रहेगा। तो वह बोली जो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है वो है बघेली। ठीक है, आगे देखते हैं, वह बोली जो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है वो है बघेली। गारो भाषा राज्य में बोली जाती है, तो गारो भाषा कहाँ बोली जाती है? तो मेघालय में बोली जाती है। गारो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो मेघालय में बोली जाती है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग बना, तो कब बना था वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग? 1961 में। और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। ठीक है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना? 1961 में बना। अवधी भाषा बोली जाती है, तो कहाँ बोली जाती है? लखनऊ में। लखनऊ में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अवधी बोली जाती है। अगला प्रश्न, हिंदी की वह बोली जो उत्तर प्रदेश एवं बिहार 2 प्रांतों में बोली जाती है, तो क्या है वो? भोजपुरी है। हिंदी की वह बोली जो उत्तर प्रदेश एवं बिहार 2 प्रांतों में बोली जाती है, तो वो है भोजपुरी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की राजभाषा है, क्या है उत्तराखंड की राजभाषा? तो हिंदी है। उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी है। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? तो मथुरा है। उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है और ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? तो मथुरा है। अगला प्रश्न, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा? भोजपुरी। वाराणसी, गोरखपुर और आरा, इन तीनों के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है। एक ही क्लास में आपका ये वाला चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा आज। अगला देख लेते हैं प्रश्न, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य भाषा बोली जाती है, तो भोजपुरी। बुंदेली का क्षेत्र है, तो क्या है? झांसी, जालौन और दतिया, ये बुंदेली का क्षेत्र है। यहाँ पे बुंदेली बोली जाती है, कहाँ? झांसी, जालौन और दतिया। अगला प्रश्न, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो उपभाषा बन जाती है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वो क्या बन जाती है? तो उपभाषा बन जाती है। उपभाषा बन जाती है। देखिए ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है, ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वो उपभाषा बन जाती है। ये समाप्त हो गया आपका, ये समाप्त हो गया। और देखिए साथी, आज हम लोगों ने एक ही कक्षा में जो हम लोग की दूसरी क्लास थी हिंदी भाषा एवं बोलियां, ये हम लोगों ने एक ही कक्षा में समाप्त कर ली। और ये सारे ही प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और दोबारा भी इनमें से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी क्लास आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। अगर पेज आपको क्लियर नहीं दिखेगा तो आप अपने अनुसार जूम कर लीजिएगा। स्पीड को आप घटा के बढ़ा के अपने अनुसार जैसे भी आपको सुटेबल हो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया यूथ कंपटीशन टाइम की पुस्तक से। क्या था पहला चैप्टर कि ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम, और दूसरा जो आज हम लोग ने पढ़ा है वो क्या था? हिंदी भाषा एवं बोलियां। अब जो तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। संज्ञा भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। और संज्ञा के सारे प्रश्नों को हम लोग एक ही क्लास में देखेंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है, लगातार एग्जाम्स आने वाले हैं। तो इस समय जो पिछली प्रश्न हैं
जो पूर्व परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल लग जाइए, अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि कोई सुझाव होगा तो कमेंट में दीजिएगा और इसी तरह चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको आगे आने वाली कक्षाएं मिलती रहें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगेगी तो अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने का मौका मिले और एक ही बार में हम लोग एक-एक चैप्टर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए अगली कक्षा में मिलते हैं और हम लोग संज्ञा वाला टॉपिक देखेंगे।